हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो सुपर 45 में दोस्तों आपका स्वागत है और आप बिल्कुल सही जगह पे हो। हमने टॉप 45 क्वेश्चन ले रखा है नीट 2026 के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो रेडॉक्स रिएक्शन के तो आपके 45 कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएंगे और ये एक क्वेश्चन आपको 3-4 बातें बताने वाला है। तो मेरा टारगेट ही यही होता है कि कम समय में टू द पॉइंट चीज़ें, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताई जाएँ। ऑलरेडी जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उन्हें पता है कि हमने नीट 2025 में जो पेपर आया था हमने एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चन से मैच किया था। एग्जैक्ट नॉट पैटर्न फॉर्मेट एकदम मैच किया था। ये हमने प्रूफ दे दिया है ऑलरेडी नीट 2025 के लिए। और वो ऐसा नहीं है साल भर कंटेंट हमने पढ़ाया था, वो केवल 2 महीने पढ़ाया था और बिल्कुल मैचिंग था। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप ये क्वेश्चन करके रखो जो नीट 2026 में पेपर आने वाला है। एग्जैक्ट पैटर्न फॉर्मेट यहीं से आने वाला है। ये बहुत ही एनालिसिस के बाद पेपर लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से करो। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वेश्चन जो भी है ना, आप पहले खुद से ट्राई करते हो। जो भी हमारे IITian थिंकिंग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ा हुआ है उसको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। खुद से पहले ट्राई करता है बच्चा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि एकदम आंसर बता के बात खत्म। सॉल्यूशन ऐसा जैसे मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, देखो सॉल्यूशन में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन होता है, ट्रिक टेक्निक के साथ होता है। सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले भी बताए जाते हैं उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें बोला था कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, मतलब करेक्ट ऑप्शन मैच करना है फर्स्ट और सेकेंड के साथ। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है। C3O2 आपको दे रखा है फर्स्ट में। तो C3O2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, NCERT में दे रखा है, आपको पता होना चाहिए। देखो C और क्या होता है, ऑक्सीजन है। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। और अगर आप रिडॉक्स हमसे पढ़ते हो तो ये सारे पॉसिबल एग्जाम्पल हमने कराए हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रख लो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मान लो हमने ऐसे बॉन्ड लिया है, यहाँ पे ब्रेक करके दिखाते हैं। मान लो A है, B है। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नेगेटिव किस पे आएगा, B पे नेगेटिव आ जाएगा और A पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक बॉन्ड से एक नेगेटिव पॉजिटिव, दो बॉन्ड तोड़ोगे तो दो नेगेटिव पॉजिटिव। तो कार्बन पे पूछा था ना, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे देखो कार्बन में निकाल, दो बॉन्ड है तो यहाँ पे दो नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी कार्बन कार्बन है। तो देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन और कार्बन की में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इस पर -2 और इस पर क्या आ जाएगा, +2। और कार्बन कार्बन के बीच में तो भाई पावर सेम है, तो इस पे 0 इस पे 0। कार्बन कार्बन के बीच में तो पावर सेम ही है ना भाई, और इस पे क्या हो जाएगा -2, इस पे +2। बाकी ये वाले कार्बन की तो भाई कार्बन दोनों साइड कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो +2 आएगा और 0 आएगा कार्बन में। तो ये वाला ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ए वाला सेकंड से मैच कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसको भी बनाते हैं। तो नेक्स्ट वाला अपने पास है S4O6 2-। एक बार IIT एडवांस में क्वेश्चन है पूछा गया था। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, आओ सीखते हैं। तो इसमें ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। और किसी को अगर रेडॉक्स का वन शॉट देखना है, यस बॉन्ड कहाँ होता है, यस, तो मैं एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। देखो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो फार्मूला से निकलता है वो ज़्यादा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो उसमें क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज होता है, ये वाला लिंकेज। जैसे कि यहाँ पे देखो फार्मूला से आप निकाले, मान लो सल्फर का X मान लिए, हाइड्रोजन का 2 होता है, तो अपने पास कितना आ गया, X = 8। और सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, 6। तो 8 ज़्यादा है 6 से, तो इसलिए परऑक्सी लिंकेज होगा। तो ये अगर एक ही सेंट्रल एटम है तो कितने नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज होगा, तो एवरेज माइनस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, तो एक परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है। और अगर किसमें SOS बॉन्ड होता है, तो अगर आपके पास एवरेज या कैलकुलेटेड उसी को बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आ जाए +6 से, तो उसमें SOS बॉन्ड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगर ये इक्वल आ जाए तो SOS बॉन्ड होता है, ठीक है। और अगर लेस आता है तो उसमें SS बॉन्ड होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। यहाँ पे S ऑक्सीजन था तो O और ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। बड़ा फेमस ही स्ट्रक्चर है,
आपको आना चाहिए। अब पूछा था सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चलो निकाल लेते हैं। देखो इन सल्फर पे तो ज़ीरो आएगा क्योंकि दोनों साइड सल्फर सल्फर की पावर इक्वल। ऑक्सीजन पे -2 और इस पर क्या आ जाएगा +2, इस पे -2 और इस पर क्या आ जाएगा +2, और इस पे -1 इस पर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, अगर सल्फ़र पे देखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल +5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी टोटल कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 और +5 आ रहा है सल्फ़र पे, तो 0 +5 हो जाएगा। अब बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन P4, तो P4 का अपन एक बार निकाल लेते हैं। तो P4 क्या होता है, P4 ऐसे बनता है P4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, और ऐसे भी होता है P4। ठीक, तो P4 में तो भाई 0 ही हो जाएगा, पावर तो इसमें सेम ही है, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं, P4 का ये हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnO2, तो MnO2 में कैसे निकालना है, MnO2, Mn का मान लो x, ऑक्सीजन पे -2 होता है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो MnO2 का +4 हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच, ए का सेकेंड इसमें है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को अपन करते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसेट H2F2 और H2S। तो देखो अगर आपके पास ये एसेट है, ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोई भी चीज़ अपने नेचुरल स्टेट में जैसे ये एसेट होता है ना, या सेम है होमो एटॉमिक टाइप है ना सिंगल, तो उसका 0 ही होता है। तो यस 8 अपने पास है, इसका आप निकालोगे ये 0 ही है, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, और जो एटलीस्ट आता है ऐसे केस में आप उसका देखो, तो H2S का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और अगर इसमें हम देखते हैं तो फार्मूला से ना इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, हमेशा याद रख लो, फार्मूला से इंडिविजुअल आता है। ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सल्फ़र का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो इस पर आ जाएगा -1, इस पर आ जाएगा +1, इस पर आ जाएगा +1, इस पर आ जाएगा -1, टोटल सल्फ़र में कितना हो जाएगा -2। तो ये सेट पे 0 और H2S में -2 कहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, बाकी तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। बाकी F2 में अगर निकालना है तो निकाल लो फार्मूले से, फार्मूला से हमेशा क्या होता है एवरेज आता है। और मैं कहूँगा जब भी आपको कभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाया करो, है ना, या फार्मूला लगा रहे हो तो एक सावधानी बरतनी है, मैं बताता हूँ। मान लो सल्फ़र का निकालना है तो सल्फ़र का मान लो x क्या हो जाएगा 2, और फ्लोरीन का -1 होता है लेकिन 2 है, तो ये अपने पास इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है तो 0, अगर मान लो चार्ज होता तो क्या लिखते, जितना चार्ज होता x बराबर 1 आ जाएगा, तो अपने पास फर्स्ट ही हो जाएगा। लिखो देखो एक सावधानी बरतना, फार्मूला जब भी लगाना x वाला तो x मान के निकालते हो ना, तो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे सल्फ़र का मैक्सिमम कितना होता है 6, अब आप निकाल रहे हो 8 आ रहा है, तो समझ जाना वो गलत है, और मैक्सिमम से अगर एक्सीड कर रहा है ना तो मैक्सिमम वाला ही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप फार्मूला से निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है ये, देखो ये क्या है, असर्शन रीजन टाइप है। तो बोला है द गिवन रिएक्शन, ये इस वाले में इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ही स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही का रिडक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो ये आयोडीन क्या है, आयोडीन ये 0 है। ठीक है, हम कलर चेंज करके लिखते हैं, आयोडीन यहाँ पे सिंपल है, अकेला है तो वो 0 ही होगा। और यहाँ पे निकाल लो आयोडीन कितना है, आयोडीन का मान लो x, ऑक्सीजन का होता है -2, 3 ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 6 को अपन उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस +5, तो कितना हो जाएगा +5। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये कितना है, 0 से ये +5 है और ये 0 से -1 है। तो अगर कभी पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होता है तो वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन पॉजिटिव की तरफ, और अगर पॉजिटिव चार्ज में कभी डिक्रीमेंट हो तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक ही स्पीसीज़ का आयोडीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे
डिसप्रोपोर्शनेशन है, डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक ही स्पीसीज़ का एक ही ऑक्सीडेशन भी हो और इसी का रिडक्शन भी हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। अब बोल रहा है कि आयोडीन आई कैन वेरी फ्रॉम +1 से 5, नहीं, आयोडीन का जो होता है वेरिएशन होता है, आयोडीन वो -1 to +7 होता है, ठीक है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। देखो रेडॉक्स क्या होता है? रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी हो, तो वो रेडॉक्स है, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक ही स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, रेडॉक्स ही, वहाँ पे एक ही स्पीसीज़ का होता है। तो चलो पहचानते हैं, साफ साफ देख लेते हैं। पहले वाले केस में देखें या जो, चलो हमें जो समझ आ रहा है मैं उसको देखता हूँ, है ना। तो बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेंगे। CrO2 4- 2H+ और यहाँ पे क्या है Cr2O7 2- और H2O है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्रोमियम का आप निकालो तो ये X हो जाएगा -2 × 4 और -2, तो ये क्रोमियम का आ जाएगा +6 आ जाएगा, +6, ये हो जाएगा +6, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे H2O में, तो H2O में ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा -2, इस हाइड्रोजन का +1, तो ध्यान से देखना, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ये +1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, +1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन वहाँ पर भी प्लस, हाइड्रोजन में तो कोई चेंजेस नहीं है। क्रोमियम में क्या है भाई, क्रोमियम +6 है, और यहाँ पर भी आप निकालोगे X2 7 2 ऑक्सीजन और -2, यहाँ पर भी आ रहा है +6, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा भाई, आप देख रहे हो। तो यही रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो जाएगा, नॉट अ रेडॉक्स। समझ आया कि नहीं आपको, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक आपको इसमें भी चेक करके मैं दिखा देता हूँ MnO4- वाले में, ठीक है। तो देखो IO3 में, इसमें आयोडीन में +5 है और यहाँ आयोडीन में -1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे MnO4- में निकालना है, ठीक है। तो X 8, यहाँ पे +7 है, X मानेंगे 4 दूना 8 और X +7, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, +4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे बाकी रेडॉक्स है, लेकिन रेडॉक्स कौन सा अपने पास नहीं है, ये C वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैलेंसिंग द हाफ रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एडेड। तो देखो जब भी बैलेंस करते हो ना, तो मैं आपको कुछ तरीका सिखाता हूँ बैलेंसिंग के। सबसे पहले लिख लो जो गिवन है, H2O3 2 नेगेटिव गिवन है, और यहाँ पे क्या है, सल्फर, ठीक है। तो आप एक काम किया करो, सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस किया करो। आपके पास यहाँ पे कितने से सल्फर है, सेंट्रल एटम 2 है, तो आप सल्फर को बैलेंस करो। कैसे करोगे, इसको मैं अलग अलग पूरा सारी स्टेप अलग लिखूँगा, तभी तो आपको रिवीजन में हेल्पफुल होगा। तो 2 सल्फर कर लिया, सल्फर बैलेंस, यस बैलेंस। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H2O, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग H2O, जितने ऑक्सीजन हो उतने H2O ऐड करो। 3 ऑक्सीजन थे इधर लेफ्ट साइड, तो हम राइट साइड क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन को 3 H2O को ऐड करेंगे, 3 H2O ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, 6 हाइड्रोजन आ गए, तो राइट साइड हम क्या करेंगे, 6H+ हाइड्रोजन ला देंगे, ठीक है। H2O3 2 नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा 2S, और ये क्या हो जाएगा 3H2O। अब हमको चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, ये 6 पॉजिटिव कंसीडर करो, ठीक है। 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, टोटल कितना हो जाएगा, 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, मतलब अपने पास अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे, तो 6 और ये 2 नेगेटिव, मतलब कितना आ रहा है अपने पास,
आ रहा है ये 4 आ रहा है, तो 4 और इधर राइट साइड अपने पास एक भी चार्ज नहीं है, तो 4 को हटाना है। तो एक काम करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन फाइनली ऐड कर, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, H2O3 2 नेगेटिव और यहाँ पे 2s और ये 3H2O। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर अपने पास हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन किधर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन भी एक बार मैं आपको लिख देता हूँ। फाइनल इक्वेशन ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये आपके सामने, बोला है कि करेक्ट मैच करना है आपको। चलिए कर लेते हैं। पहला रिएक्शन CaO P2O5, तो CaO लिख लेते हैं और 2P2O5 विल गिव फॉस्फेट दे रहा है कैल्शियम का, तो अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैल्शियम सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है 2, ऑक्सीजन पे तो -2 ही होता है, फॉस्फोरस पे +5 होता है और इस पे ऑक्सीजन पे -2 होता है। यहाँ कैल्शियम है +2, फॉस्फोरस पे +5 और ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -2। तो इसमें कोई चेंजेस ही नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये नॉट है रेडॉक्स रिएक्शन भाई, नॉट है रेडॉक्स रिएक्शन। पहला नॉट रेडॉक्स। ठीक है, चलो दूसरा चेक करते हैं। Cu+ और यहाँ क्या हो जाएगा, Cu+ और ये क्या हो जाएगा, Cu+ Cu2+। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका कॉपर का यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपने पास रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपने पास ऑक्सीडेशन, और ये क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जहाँ पे एक रेडॉक्स तो है लेकिन एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और एक का ही रिडक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास MgO2 और ये क्या हो जाएगा, 2MgO हो जाएगा। तो ये और ये अपने पास हो गया। अब ये कैसा रिएक्शन, तो यहाँ पे Mg अगर देखोगे तो Mg 0 में है और यहाँ ऑक्सीजन भी अपने पास 0 में ही है, यहाँ पे +2 में है और यहाँ पे -2 में है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। बस आपके पास आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, आप मैच करा लो चाहे तो। और ये कंबक्शन रिएक्शन है। ठीक है, कंबक्शन रिएक्शन जहाँ पे आपके पास CO2 और H2O रिलीज होते हैं। ठीक, तो होता है कंबक्शन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है। तो चलो अभी आपको तो मैंने बता ही दिया है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, तो साफ साफ मुझे दिख रहा है। बाकी आप सब में चेक कर सकते हो, और नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, सबका बता दूंगा। अब तो इतना बता दिया पूरा ऑप्शन, तो आप ये तो समझ ही जाओगे। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, क्लोरीन का 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पर भी -1 है। ठीक है, सॉरी -1 नहीं, वहाँ पे -1 नहीं, ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बस अपने पास ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी आप निकाल लो, सल्फर का क्या आ रहा है, कॉपर का तो आप नहीं आएगा, यही आपके पास डिसप्रोपोर्शनेशन आएगा, जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, एक ही स्पीसीज का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। इसमें क्या गिवन है, आप अच्छे से पढ़ो कि आपको एक ऑक्साइड गिवन है X2O3 इज ऑक्सीडाइज टू XO4-, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका यहाँ बाई Cr2O7 2- इन एसिडिक मीडियम। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2O3 ऑक्सीडाइज पर मोल ऑफ Cr2O7। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ, जैसे ऐसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ऐसा लिख लो। बोला है X2O3 है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई, इसको पहले ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस लिख लो आप सीधे सीधे
O4 माइनस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिंपल सी बात है। अब किसके द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है? बाई Cr2O7, है ना। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा वाला डेफिनेटली रिड्यूस होता है, ये अंडरस्टूड है। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आपको दूसरा वाला जो स्पीसीज गिवन है मॉलिक्यूल, वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो वो रिड्यूस होगा तो यहाँ पे Cr2O7 है, रिड्यूस कब होगा? जब ये Cr3+ में जाए। कैसे? यहाँ पे ये क्रोमियम है +6 में है, तो रिड्यूस होके किस में जाता है? +3 में जाता है, अब ऑलवेज। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम इसको बैलेंस करके लिखना चाहेंगे। तो देखो बैलेंस कैसे करते हो। यहाँ पे आपके पास कितने ऑक्सीजन है? 3 और 7 3 10 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 10 ऑक्सीजन है। उससे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस किया करो। तो यहाँ पे AX 2 है, यहाँ पे 1 ही है राइट साइड। तो हम एक काम कर लेते, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 यहाँ से करते हैं। सब कुछ बैलेंस करने के लिए पहले बैलेंस करो सेंट्रल एटम। 4 यहाँ लिख दो और 8 यहाँ लिख दो। अब देखो बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। 6x है, 6x है और 8 क्रोमियम है, 8 क्रोमियम है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 7 6 13। जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर लेते हो, मतलब 13 H2O को ऐड कर लिया। जब सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करना, फिर ऑक्सीजन को बाय एडिंग H2O। उसके बाद कितने हाइड्रोजन हो गए? 13 दूना 26, 26 आपके पास हो गए हाइड्रोजन। तो जैसे ही 26 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे आप एक काम कर लोगे, राइट साइड आप 26 + 26H+ ऐड कर लोगे, सॉरी लेफ्ट साइड। ठीक है, बस हो गया। अब देखो आपसे पूछा है, सिंपल सी बात पूछा है कि जब आपके पास 1 मोल Cr2O7 लिया जाए तो कितने मोल X2O3 होंगे। तो सीधे से ऐसे देखो, 4 मोल Cr2O7 से 7 है, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में देखना, 4 मोल Cr2O7 है तो कितना X2O3 रिक्वायर्ड है? 3 मोल X2O3 रिक्वायर्ड है। तो 1 मोल जब Cr2O7 लिया जाए, 1 मोल Cr2O7 लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3/4 मोल X2O3। बस यही आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, बैलेंस करके आप सॉल्व कर लो। एक सेकेंड मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, वो वाला भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? सीधी सी बात है, सेकेंड मेथड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एसिड बेस होता तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, सीधी सी, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या हम ऐसे लिख लेते हैं, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ X2O3 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिख सकते हो? Cr2O7 2 माइनस। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इनटू n फैक्टर होता है। तो सेकेंड मेथड अलग ही पेज में सॉल्व कर रहे हैं ना, वहाँ पे जगह नहीं है, ये इधर सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो अब देखो इक्विवेलेंट क्या होता है? n इंटू मोल इंटू n फैक्टर X2O3 के, इसके भी मोल इंटू n फैक्टर। चलो अब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, सॉरी n फैक्टर निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे दे रखा है, किस में जा रहा है? X2O3 से ये जा किस में रहा है? XeO4 माइनस। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x डायरेक्ट लिखते हैं, -2 × 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? x +3 हो जाएगा, x +3। ठीक है, तो x +3 यहाँ पे निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। EX हम EX मान लेते हैं, स्मॉल x, और ये क्या हो जाएगा? -2 × 4 = -1, और x हो जाएगा 6, उधर जाएगा +5 आ जाएगा, +5। तो आपको पता है कैसे n फैक्टर निकालते हैं? जब भी n फैक्टर निकालते हैं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाई कितने एटम है। तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है? 3 से 5 में 2 का चेंज है, 3 से 5 में, हाँ 2 का चेंज है। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम है? तो यहाँ पे आपके पास ये कितने एटम है? ये देखो, इसके एक्स के 2 एटम है और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो 4 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, n × n फैक्टर कितना निकाला? 4 निकाला। और यहाँ पे पर मोल बोल रहा है तो इसका 1 मोल तो पता है, ये पर मोल। और n फैक्टर क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है? अब +3 में जा रहा है। तो यहाँ पे जब n फैक्टर निकालते हो तो चेंज आपके पास 3 × Cr2O7 है ना, 2।
यहाँ पे Cr2 होता है ना, Cr2O7, तो ये कितना आ रहा है 6 इंटू 6 नहीं आ रहा है भाई, एक सेकेंड, तो ये 6 सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है और यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है ऑक्सीजन कितने पे है, -1 में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी आप निकाल लो, ऑक्सीजन का भी तो निकालना पड़ेगा। ये आपने निकाला है, ये x के लिए निकाला है, ऑक्सीजन के लिए जब निकालोगे तो उसके लिए भी कितना आ जाएगा, चेंज कितने का है, 1 का है। देखो -2 से -1 जा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो चेंज 1 का है और ऑक्सीजन अपने पास है 3। गलत हम यहीं कर दिए हैं, यहाँ पे निकालने में गलत किए हैं। 4 दूना 8 होता है ना भाई, तभी मैं सोच रहा हूँ क्यों मिस्टेक आ रहा है। तो 4 दूना 8 है, तो 8 उधर जाएगा, +7 आएगा ना। 7 में अब कितने का चेंज है, 4 का चेंज है भाई, तभी गलत आ रहा है। अब सही है, 4 का चेंज है। रोए की तक बाकी सब सही है, कुछ गलत नहीं था। ऑक्सीजन का आप नहीं लोगे, ये 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने जो 4 लिखा है कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब n की वैल्यू अपने पास निकाल लो, 3/4 आ रहा है। बाकी सब सही था। ये जो अभी मैं ऑक्सीजन एक्स्ट्रा सोच रहा था वो कुछ नहीं है, ये तो टोटल है ना चार्ज -1 है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं इसका, नहीं आप +3 से +5 इसका बात कर रहा था, तो आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बैलेंसिंग पे ही बेस्ड है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए सिखाते हैं। द वैल्यू ऑफ n इन द रिएक्शन, तो जब भी आपको कभी रिएक्शन गिवन हो ना, सबसे पहले आप इसको लिखो। एक काम करते हैं, तो देखो Cr2O7 2- +14 H+ और यहाँ पे NFe2+ है और आपको दे रखा है 2Cr3+ और यहाँ पे NFe3+। एक बार आप ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखो, एक बार रिडक्शन वाली। तो इसमें देखो एक क्रोमियम +6 में है और +3 में है, तो एक बार ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखो, क्या हो जाएगा, Cr2O7 से किस में जा रहा है, 2Cr3+ में जा रहा है। ठीक है, ये हमने कौन सी वाली रिएक्शन लिख रखा है, ऑक्सीडेशन। पहले ऑक्सीडेशन को बैलेंस करके लिखो। कैसे बैलेंस करोगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करो, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करोगे कैसे, बाई एडिंग H2O। कितने ऑक्सीजन है, 7, तो आप यहाँ पे 7 H2O को ऐड करना, ऐसे ही करना। तो 7 H2O हो गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 14 हो गया, तो आप यहाँ पे कितने ऐड करोगे, 14 H+ ऐड करके बैलेंस करोगे। अब बात है यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सेंट्रल एटम भी बैलेंस है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आपके पास 14 H+ है, लेकिन आपके पास राइट साइड में कितने चार्ज हैं, 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 14 है। तो एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर, 11 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बैलेंस है, ये 14 पॉजिटिव, ये 11 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये अपने पास आ गया। अब जैसे ही आपने इसको लिखा, आप नेक्स्ट रिएक्शन लिखोगे रिडक्शन वाली। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे रिडक्शन लिखते हैं। ठीक है, रिडक्शन रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe2+ से, और ये कहाँ पे जा रहा है, Fe3+ में जा रहा है। चलो बैलेंस करते हैं, आयरन 1 है, आयरन 1 है, चार्ज को बैलेंस करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया। अब मज़े की बात ये आपको सोचना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन से इसमें मल्टीप्लाई करो और 11 इलेक्ट्रॉन से इसमें, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाए। तो हमने क्या किया, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 Fe2+ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 Fe3+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है, हो गया। अब आप एक काम कर लो, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर लो, 1 और 2 को आप ऐड करके लिखो, तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सवाल है। आप ऐड करो तो रिएक्टेंट को ऐड करो, प्रोडक्ट को ऐड करो। तो यहाँ पे मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ, सो दैट थोड़ा इजी रहे समझने में। तो इसमें क्या हो जाएगा, Cr2O7 और रिएक्टेंट में 2 - 14 H+ है, और क्या है, इधर लिखता हूँ +NFe2+ है। एन ही क्यों लिख रहा आप, तो मैं
अब यानी क्यों लिख रहा है, Cr2O7 2 - 14H प्लस और क्या 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 11 Fe2 प्लस है, और प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो 2 Cr3 पॉजिटिव है प्लस 7 H2O है, और इधर क्या है 11 Fe3 प्लस है और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप कैंसिल 11 इलेक्ट्रॉन से 11 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी Fe2 प्लस है Fe3 प्लस है, तो n की वैल्यू अपन निकालते हैं। चलो थोड़ा सा, और एक थोड़ा सा मिस्टेक हम ऑलरेडी कर चुके हैं फिर से माफ़ करना, ये 2 नेगेटिव था, एक यहाँ पे 2 नेगेटिव हमने नहीं लिखा। अब 2 नेगेटिव हो जाता तो चलो कुछ चेंजेस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 14H प्लस था, और 14 में 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना 12 हो जाएगा, और 12 में अब क्या 6 ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे, काम हो जाता 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब कुछ सही था, है ना। अब बैलेंस है, कुछ भी गलत नहीं था भाई, बस यहाँ 2 नेगेटिव था तो 2 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 12। अब हमें इधर 6 थे, 2 3 जा 6, इधर हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मतलब 6 नेगेटिव, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 बचेगा, ठीक है। तो बस अब इधर भी करेक्शन कर ही लेते हैं, इधर हम 11 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, 14 इधर लिख देते हैं अलग से साफ साफ। तो अपने पास ये कितना हो जाए 14H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन, और Fe अपने पास उधर से लिख देते हैं Fe अब 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, कर देते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इधर अपने पास क्या हो जाएगा 6 Fe2 प्लस, और उधर प्रोडक्ट साइड लिख लो 2 Cr3 प्लस 7 H2O, और इधर रिएक्टेंट साइड 6 Fe3 प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट्टम, ये कट्टम कुट्टम। तो n की वैल्यू कितना आ गया भाई, कंपेयर कर लो, n की वैल्यू अपने पास आ गया 6 आ गया, और यहाँ पर भी n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 6 है। तो ये सरल सवाल था, थोड़ा सा आपको झेला रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो इसका सेकंड मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड ये है n फैक्टर मेथड, सेकंड मेथड n फैक्टर मेथड है। तो देखो यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा, आप यहाँ पे अगर n फैक्टर निकालोगे इसमें, क्योंकि ये +6 है तो n फैक्टर हमने निकाला यहाँ पे है 6, यहाँ पे n फैक्टर आप निकालो कितना आ रहा है Fe2 से, ये तो अपन को पता नहीं है ना, n फैक्टर यहाँ पे अपने पास आ रहा है 1 × 1 आयरन है 1 आ रहा है, तो आप इसको n फैक्टर जो आता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बस आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 6 आ गया, आंसर ये 6 आ गया, तो बाकी आपको कुछ सोचना ही नहीं था, ये भी कितना हो गया 6 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बाकी आप रेडॉक्स के चैप्टर में देख लेना है। तो ये सेकेंड मेथड था, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, तो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, मतलब हम लिख लेते हैं MXOY, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। बोला इसमें 20% क्या है ऑक्सीजन है। तो अभी मैं ये क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, है ना, आपको ये मेथड याद रखना है, बाकी मैं डिटेल में कभी इसके बारे में आज डिस्कशन कर लूँगा। देखो जब भी मेटल और मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट का बात करता है, ठीक है, तो मैं सीधे सीधे आप कहूँगा इसको याद लिख देता हूँ, लर्न। ऐसा क्वेश्चन में इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हमेशा ये फार्मूला लगाओ। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है पता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर होता है, ओके। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट वेट नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। आप कहोगे सर बार बार आप गलती कर दो, गलती नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ कितना शॉर्ट में आपको बता दूँ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मैंने आपको बोला मेटल ऑक्साइड और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, तो यहाँ पर भी लिख लोगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये हो गया। और कोई भी चीज़ हमेशा क्या होता है, मेटल ऑक्साइड वो 100% रहा होगा, मेटल ऑक्साइड अगर आपके पास लेट मेटल ऑक्साइड कितना रहा होगा 100% रहा होगा,
जिसमें से ऑक्सीजन कितना है, जिसमें से ऑक्सीजन है 20% है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको कितना दे रखा है 20%, बाकी का कितना बचेगा फिर मेटल ऑक्साइड 80%। तो देखो ये अपने पास वेट 100 हो गया, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा मेटल ऑक्साइड का, हम ई मान लेते हैं और यही तो पूछा है। और वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा 20 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन गैस नहीं बोला है, केवल ऑक्सीजन बोला है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16 मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 16 और डिवाइड बाई हम यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सीजन के केस में एन फैक्टर निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के केस में एन फैक्टर कितना आता है 2 आता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एन फैक्टर होता है वो 2 होता है, ठीक। तो यहाँ से ई अपने पास जो आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 40। सिंपल सी बात है, आपको यही याद रखना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला मत भूलना, जब ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है तो ऐसे आप निकाल लेना। किसी के मन में डाउट है एन फैक्टर कैसे निकाला, तो ये एन फैक्टर ऐसे निकाला भाई, मेटल से क्या बन रहा है, मेटल ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में, यहाँ पे -2 में, तो जब आप एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे भाई तो चेंज कितने का हो रहा है 2 का, और कितने ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आंसर हो गया 40। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये वाला। तो देखो ये वाला भी सवाल वैसा ही है, समथिंग लाइक बोला है मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग इज कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। मतलब एक मेटल कार्बोनेट है MCO3, इसको हीट करने पे किस में कन्वर्ट हो रहा है मेटल ऑक्साइड MO, और किस में, यहाँ पे साथ ही कार्बोनेट को हीट करो तो CO2 भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कितना हो जा रहा है, स्टार्टिंग में ये कुछ रहा होगा, हम मान लेते हैं 100 ग्राम था, कुछ भी नहीं पता तो 100 ग्राम आप मान लो, ये बना ही नहीं होगा स्टार्टिंग में, कुछ समय बाद मान लो ये कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है 60 ग्राम। देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस 60%, तो ये 60% हुआ, तो बाकी का रिमेनिंग क्या कौन सा हो जाएगा CO2 में चला गया होगा। ग्राम में बात करें तो ये भी आप ग्राम में लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट आप जाओगे यहाँ पे, तो ये एक मोल आपके पास ये भी है और एक मोल आपके पास मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बात हो रही है। तो आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MCO3 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MO, ठीक है, ये बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो लिख लो मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इसका भी आप लिख लोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अपने पास यहाँ पे आ जाएगा वेट अपने पास है 100 ग्राम, है ना, मेटल कार्बोनेट का, ये देखो ये दे रखा है वेट 100 ग्राम, और डिवाइड भी मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालोगे, M का M ही मान लो, और कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 इंटू 16, ये हो जाएगा 3 इंटू 16। और या मेटल ऑक्साइड का वेट आप देख लो कितना हो जाएगा 60 ग्राम, मेटल ऑक्साइड का दे रखा है यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको ये 60 ग्राम, और यहाँ पे 60, और इसका भी मान लेते हैं M प्लस एक ही ऑक्सीजन है 16। तो यहाँ से अपन जब M की वैल्यू अपन सॉल्व करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, सिंपल कैलकुलेशन है, तो M बराबर 50 ग्राम पर मोल आ गया, मॉलिक्यूलर वेट है ये, ठीक है। जैसे 50 ग्राम पर मोल आ गया, अब देखो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आपने इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पढ़ा कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर होता है। मॉलिक्यूलर वेट आपने कितना निकाल लिया, यहाँ पे देखो 50 निकाल लिया 50, और एन फैक्टर अगर आप देखोगे तो यह एक सॉल्ट टाइप सा है, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल पे कितना चार्ज होता है +2, तो सॉल्ट में जितना कटायन या एनायन पे चार्ज हो वही एन फैक्टर होता है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25, तो आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पैटर्न फॉर्मेट इनके जरूर याद कर लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है KMNO4 ऑक्सीडाइजेस ऑक्जेलिक एसिड। तो सबसे पहले जैसा बोला है सिंपल वैसे लिखो, KMNO4 है, ये कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 है, ठीक है। और जब KMNO4 का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्जेलिक एसिड है, तो यहाँ भी क्या मिलता है, चाहे तो आपको रिएक्शन याद हो, MnSO4 CO2 और यहाँ पे +K2 + K2SO4 होता है, और यहाँ पे आपके पास H2O मिलता है,
ठीक है। अब आप इसको बैलेंसिंग कर ऑक्सीडेशन लिखो फिर रिडक्शन लिखो, तो मैं बैलेंसिंग करके आपको दिखाता हूँ। 5 और यहाँ पे आप 3 एसिडिक मीडियम में बोला है ना, तो H2SO4 ले लो। बैलेंसिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये बैलेंसिंग खुद से करना है, क्योंकि मैं करूँगा तो फिर से वही बात हो जाए अभी तक जो करते आया हूँ। तो आप मैं चाहता हूँ इसको खुद से करो एक बार, कैसे बैलेंसिंग होगा। तो यहाँ पे आप पर मोल नहीं गिवन है, कितने मोल बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे कितने 10, तो 10 मोल आपके पास रिक्वायर्ड होगा, बात खत्म। यहाँ पे यही बस बैलेंसिंग का खेला था, जिससे आंसर आ जाता। तो ऐसे भी क्वेश्चन की आपको हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ये, तो इसमें बोला है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3। HNO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो आप, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, और इसको बैलेंस करके लिख लो पहले। ये 3 है, ये 8 है, ये 3 है, बैलेंस करके लिखो 2, और यहाँ पे 4H2O ऐड कर लो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो जो HNO3 है वो दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ना, यहाँ पे जिंक 0 है जिंक ही +2 हो जा रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पे +5 है और यहाँ पर +5 है और यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ये एसिड तो है ही, ठीक है, दूसरा एसिड है। तो एक काम कर सकते हो आप, इक्विवेलेंट वेट निकालो दोनों के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए और एसिड के लिए। एसिड के लिए जब इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितने, एन फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए कितने रिप्लेसेबल H+ है, तो यहाँ पे एक ही H है, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए निकालोगे, और यहाँ पे अगर HNO3 का आप एन फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, चेंज आ रहा है 3 और कितने नाइट्रोजन 1, तो ये अपने पास 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया N/3 हो गया, ठीक। तो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ टोटल HNO3 जब निकालोगे तो बस अपने पास क्या हो जाएगा, M/3, ये HNO3 का ही निकाल लो, क्योंकि HNO3 दो रोल यहाँ पे निभा रहा है, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4m/3 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रख लो, अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। When N2 is converted into NH3, the N factor of nitrogen will be, ठीक है, देख ले। तो N2 कहाँ पे जा रहा है, NH3 में जा रहा है, तो N फैक्टर तो यहाँ पे सबसे आसान है निकालना, ये 0 में, और यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो X, और ये +3 = 0, तो X = कितना आ जाएगा, -3, ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से 0 में कितना हो रहा है, एन फैक्टर निकाल लो। चेंज कितने का हो रहा है, चेंज अगर अपन देखेंगे तो 3 का ही हो रहा है, 0 से 3 का। और कितने नाइट्रोजन एटम है यहाँ पे, नाइट्रोजन एटम अपने पास 2 है, तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गया, ठीक है, सिंपल। अगर मान लो आप इधर से NH3 का एन फैक्टर निकालते तो इधर से इधर जाते और एक ही नाइट्रोजन, फिर चेंज तो 3 ही था, नाइट्रोजन 1 लेते, ठीक है। तो बेसिक बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है उसे लिख लो, KbRO3 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 12H+ 10 इलेक्ट्रॉन, और ये अपने पास हो जाएगा Br2 + 6H2O, और ये हो जाएगा 2K+, ठीक है। ध्यान से देखो, अब अगर हम मान लो सबका देखो एन फैक्टर, यहाँ पे K+ के लिए तो कुछ नहीं, कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है। हाँ, ब्रोमीन के लिए चेंज है, देखो आप BrO3 इसका निकाल लो पहले। अच्छा, और 2 3 जा 6, 6 ये +5 आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रोमीन 0 में है। तो अगर एन फैक्टर हम ब्रोमीन के लिए देख रहे हैं पहले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चेंज अपने के पास हो रहा है 5, और कितने ब्रोमीन है 1, तो 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कुछ चेंज दिख रहा है, ऑक्सीजन भी तो ऑलवेज -2 में ही होता है, तो ऑक्सीजन का भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो 5 है, तो एन फैक्टर अपने पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सिंपल, और कुछ सोचना ही नहीं था। मान लो इक्विवेलेंट वेट पूछता, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट पूछता आपसे, तो क्या हो जाता, मॉलिक्यूलर वेट जिसका भी पूछता, मान लो KbRO3 का पूछता तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई
5 हो जाता ये भी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल रहा ये। तो इसके लिए मैं आज आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, 153 बैन है ना, याद रख लो। ये KMnO4 के लिए लगाना एन फैक्टर। क्या होता है, बी मतलब बेसिक मीडियम, ए मतलब एसिडिक मीडियम, एन मतलब न्यूट्रल मीडियम। तो ये एन फैक्टर आपको याद रख लेना है। तो KMnO4 का आपसे क्या पूछा, इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम, तो क्या हो जाएगा, एम मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना है 5 है, तो आंसर m/5, सिंपल। नेक्स्ट देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन CO एंड CO2 आर इन द रेशियो, तो ये भी सरल है। CO में है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन CO, तो यहाँ पे हम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +2 आ गया, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, कार्बन का निकाल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और एन फैक्टर अगर अपन देखेंगे तो एन फैक्टर जो वैलेंसी है वही एन फैक्टर, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होती है ना, तो जो वैलेंसी है वो एन फैक्टर है। वैलेंसी कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी क्या है, जो चार्ज आएगा कार्बन पे कितना आएगा 2, तो आप यहाँ पे लिख लो ये क्या हो जाएगा 2। अगर CO2 के लिए निकाल लो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x = +4, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन CO2 कितना हो जाएगा m क्या, कार्बन 12 ही होगा और 12/4 हो जाएगा। और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो वो रेशियो निकाल लो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6/3, तो ये कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। तो आपको अगर कुछ रिएक्शन नहीं दे रखा है तो आप इसका बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, जो चार्ज आएगा वही अपने पास क्या हो जाता है एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है, वैलेंसी आप बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड अगर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 टोटल दोनों हाइड्रोजन के कारण, और यहाँ पे 0 है, तो -2 से किस में जा रहा है, ये -2 से 0 में जा रहा है। तो एन फैक्टर अगर निकालोगे कितने चेंज है 2, और सल्फर कितना है 1 ही है। और इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट H2S का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फ़र का अपने पास कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 और सल्फ़र का 32, ठीक है। और ये अपने पास /2 हो गया, तो 34 /2, और ये कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 70, तो ऑप्शन ये 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सरल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट आपको पता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, भूलना नहीं, कितनी बार यूज हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये तो देखो जब भी ऐसा आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, सीधी सी बात है, अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा। यहाँ पे बात किसके बीच में हो रहा है, MnO4 माइनस, और किसके बीच में हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, C2 ऑक्सीलेट ये होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है हमेशा याद रख लो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एसिड बेस है तो एसिड बेस लिखो, इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये फॉर्मूला मॉडिफाइड होता है, पहला n फैक्टर होता है रिड्यूसिंग एजेंट का, n फैक्टर मोल। अगर ये नहीं गिवन है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है इंटू n फैक्टर होता है, इसमें भी मोलैरिटी वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, और नॉर्मलिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये सारी इसी के फॉर्मूले हैं। एसिड बेस है तो एसिड बेस, बाकी सेम फार्मूला। तो देखो यहाँ पे MnO4 माइनस, और MnO4 अभी मैंने बताया MnO4 ये KMnO4 का हिस्सा है ना, KMnO4 का अनायनिक पार्ट है और एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पे हम n फैक्टर के बारे में पता है इसके बारे में, और यहाँ पर भी n फैक्टर लगाओ फॉर्मूला। तो यहाँ पे बोल रहा है कि MnO4 के बारे में पर 1 मोल, इसका मोल गिवन है, और एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका मोल नहीं पता है। और हमेशा याद रख लो C2, अब आज के बाद से याद होना चाहिए, अगर C2O4 2- क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमेशा किस में होता है, CO2 में होता है, ऑलवेज याद रख लेना, ठीक है, ऑलवेज। तो यहाँ पे कार्बन +3 में है और यहाँ कार्बन +4 में है, तो यहाँ पे n फैक्टर निकालोगे, चेंज कितने का है, चेंज है 1 का,
4 और 3, और यहाँ पे कितने कार्बन है 2, तो 2, तो अपने पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 2, तो n बराबर आ जाएगा 5/2, सिंपल। तो ये रूल लगाना, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप गो विद ऐसे, जो जिसके बीच में बात हो रही है ये फॉर्मूला लिख के अप्लाई कर लो, जो जिसके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, जो भी गिवन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो 5/2 हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखो ये सवाल इजी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O4, तो व्हेन इट रिएक्ट्स विथ AgNO3, तो K2Cr2O4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या देगा ये देगा KNO3। अभी आपको थोड़ा सा रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो अब कर लो आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बैलेंस करके लिख लो, ये 2K है और ये 2Ag है। तो किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा था, K2Cr2O4 का। तो K2Cr2O4 में आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे K2Cr2O4, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लो। मॉलिक्यूलर वेट नहीं, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट को m माना है। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, अगर सॉल्ट होता है ना, तो जो याद रख लो, अगर सॉल्ट है ना तो जो कटायन होता है और या अनायन होता है वही क्या होता है, एन फैक्टर होता है। जैसे KCl है तो इसको ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा, K+Cl-, कितने कटायन है यहाँ पे, एक, या कितने अनायन है, एक, मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे K+ देखोगे तो ये कितने कटायन हो जाएगा, इसको ब्रेक करोगे तो 2K+ ये Cr2O4 2- हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बस आंसर m/2, बात खत्म। तो यही आपको इस क्वेश्चन में देखना था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट। अब देखो ये सवाल भी है। अभी बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, तो सबसे पहले तो मोहर सॉल्ट का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है Fe, नहीं याद है कोई बात नहीं, याद रख लो, जितने रिएक्शन एग्जाम्पल कराए हैं याद रखना इसको, ठीक है। ये 6H2 होता है, ठीक है। अब बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड मोहर सॉल्ट पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट, मतलब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। तो इसमें जो आयरन होता है वो +2 में होता है, तो मैं आयरन को ही लिखता हूँ केवल, आयनिक पार्ट रिएक्शन। और डाइक्रोमेट है मतलब Cr2O7 2-। और बैलेंस करके आप लिख लो इसको, है ना, बैलेंस करके आप लिखोगे तो अब बैलेंसिंग मैं नहीं बता रहा आपको, बैलेंसिंग के लिए आप जाके वीडियो आप देख सकते हो। 7H2O और ये क्या हो जाएगा 6Fe3+ है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, +6 से +3 में जा रहा है, रिडक्शन। तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 1, ये कितने मोल है 1 है, 1 मोल ऑफ Cr2O7 रिक्वायर्ड हाउ मेनी ऑफ आयरन, इसको भी बैलेंस करके लिखो 6 और 2 7। ये कितना दे रहा है, विल ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज 6 मोल ऑफ मोहर सॉल्ट Fe2+, या इसी को लिख लो मोहर सॉल्ट, बात खत्म। आंसर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सवाल को कैसे करना है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इफ 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन नीड्स 25 ml ऑफ KMnO4, ठीक है। तो मतलब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, पहले देखो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल कर लो इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा H2O2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इक्विवेलेंट वेट हमें नॉर्मलिटी के टर्म्स में गिवन है, तो हमने बोला था अब फॉर्मूला लिखाया ही है, N1V1 इक्वल टू क्या लिख लोगे N2V2 लिख लो। आपको N1 दे रखा है 1/20 KMnO4 के लिए, और वॉल्यूम भी दे रखा है 25, और वहाँ H2O2 के केस में नॉर्मलिटी नहीं पता लेकिन वॉल्यूम आपको पता है। तो नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20, मतलब टोटल अपने पास 1/16 हो जाएगा। ये 4 पंचे 20, सॉरी 5 चौक 20, 5 पचा 25, तो 5 × 5, 5 चौका 20, तो ये 1/16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या निकालना, अवेलेबल ऑक्सीजन। तो अवेलेबल
अवेलेबल ऑक्सीजन फ्रॉम H2O2 फ्रॉम H2O2। तो यहाँ पे आप एक काम करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 16 होता है, एन फैक्टर 2 होता है, ये याद रख लो, मैं तो कहूँगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब वेट ऑफ ऑक्सीजन आप निकालोगे तो कैसे आप निकालोगे, और एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, है ना। एक तो ये आपको ये बता दिया, एक नंबर ऑफ, केवल ये इक्विवेलेंट वेट है, ये इक्विवेलेंट वेट है और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, तो एक काम कर लो, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट को अपन क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट को हम लिख लेते हैं n इंटू वी, यहाँ पर जो लिखा था, है ना, इक्विवेलेंट वेट को नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को, जो कि यहाँ पे लिखा था, और हम वहीं पे इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे वेट आ जाएगा। अब n आपको पता है कितना निकाल लिया, H2O2 के लिए निकाल लो 1/16, वॉल्यूम आपको 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, लीटर में चेंज कर लिया। अब इक्विवेलेंट वेट आप ऑक्सीजन का निकाले, ऑक्सीजन के केस में, और वेट ही आ जाएगा, तो वेट अपने पास निकल के आ जाएगा कितना, 0.01 ग्राम आ गया। ठीक है, ये वेट आप किसका निकाल रहे हो भाई, ये वेट ऑफ ऑक्सीजन के आप निकाल रहे हो। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये अपन ने सही किया है, ये मेन है केजी में आएगा, क्योंकि अपन ने इसको लीटर में लिया ना, तो ये किस में आएगा, ये केजी में आएगा। और अगर हम इसको ग्राम में लिखते हैं तो हम क्या आ जाएगा, वेट बराबर अपने पास 0.5 ग्राम आ जाएगा। सब कुछ सही था, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लीटर में लिख लिया था कन्वर्ट, तो इसलिए अपने पास केजी में है, और ये ग्राम में करने के लिए फिर डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, 0.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल रहा है, बोला है हाउ मच K2Cr2O7 इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो हाउ मच ओके K2Cr2O7 रिक्वायर्ड। तो देखो एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट वेट अगर हम देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपन को कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो इसका दे रखा है 294, एन फैक्टर K2Cr2O7 का हो जाएगा 6, तो ये आ गया अपने पास 49.08। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और यहाँ पे वेट को हम ऐसे ही रहने देते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला 49.08। अब इसको आप, और बस आपको फार्मूला को एडजस्ट करना आना चाहिए। तो नॉर्मलिटी आपको दे रखा है 0.1, वॉल्यूम भी दे रखा है 1, और क्या होता है इक्विवेलेंट वेट 49 0.8 ए इक्वल टू वेट आ जाएगा, वेट अपने पास कितना आ जाएगा 4.903 ग्राम आ जाएगा। तो बस सरल था ये सवाल, बस आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला सवाल। तो देखो ये सवाल भी इजी है, बोला है 75 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 HCl और HNO3 सभी एसिड हैं, ऑल एसिड गिवन है। अगर ऑल एसिड गिवन है तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर सीधे सीधे सबको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कर दो, जितने वॉल्यूम हो टोटल वॉल्यूम कर दो। तो बस निकाल लो, नॉर्मलिटी आपको पहला गिवन है 75 सेंटीमीटर क्यूब N/5 गिवन है, तो वॉल्यूम है 1/5 प्लस 10 इंटू हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इंटू हाफ, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास टोटल वॉल्यूम 75 10 और ये 30, तो अपने पास ये नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 115, और ये हो जाएगा 1.5 नॉर्मल, और ये हो जाएगा 0.2 नॉर्मल, आंसर 0.2 आ जाएगा। तो ये जब सब एसिड हो या बेस हो तो ऐसे लगाना, लेकिन मान लो अगर एसिड बेस आ जाए तो जो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम निकालना, जिसकी वैल्यू बड़ी हो उसको माइनस कर देना छोटी वैल्यू से, अगर एसिड बेस है तो, क्योंकि सभी एसिड थे इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। ठीक है, तो ये याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ो आप अच्छे से। बोला है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KMnO4 विल रिएक्ट विथ 50 ml ऑफ 0.2 मोलर H2CO4। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो,
KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तो आप बैलेंस इक्वेशन लिख लो। H2C2O4 और KMnO4 का क्या हो रहा है भाई, वो उसका अपने पास Mn2+ में जाएगा, +7 से +2 में जाएगा। और यहाँ पे अपन ने H2CO4 है तो ये जाएगा CO2 में जाएगा। ठीक है, बाकी बैलेंस करके आप लिख लो 2 है। कार्बन कितना है यहाँ पे 2 था और वहाँ पे 1 ही कार्बन है, तो एक काम कर ले, और ये हमने बैलेंस इक्वेशन पूरा लिख लिया। ठीक है, ये आपको बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ आ गया। अब आगे क्या करना है, देखो आपको मोलैरिटी दे रखा है, दिख रहा है। तो देखो जो मोलैरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मोलैरिटी आपको दिया है 0.2 और वॉल्यूम भी आपको दे रखा है 50 ml। तो लीटर में वो चाहिए, तो लीटर में हम क्या कर लेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 0.05 हो जाएगा, ये आ जाएगा मोल। मोल कितना आ गया, n बराबर आ गया 0.01 मोल आ गया। ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ KMnO4 ये हमने यहाँ पे निकाली है। H2CO4 के लिए हमने मोल्स निकाला है, किसके लिए निकाला है, H2 ऑक्जेलिक एसिड के लिए, C2O4 के लिए। अब मोल्स ऑफ KMnO4 आप निकालो, KMnO4, तो यहाँ से क्या आपको समझ आ रहा है, मोल्स ऑफ KMnO4 अगर हम निकालते हैं तो ऐसे समझो यूनिटरी मेथड, 5 ऑक्जेलेट से 2 मोल KMnO4 है, तो एक ऑक्जेलिक से कितना हो जाएगा 5/2, तो कितना आ जाएगा, अगर हम 2 से ऐसे भी समझ सकते हो, 2 से 5 मिल रहा है तो 1 से कितना मिलेगा 5/2, लेकिन हमें क्या निकालना है इसके मोल। तो देखो 5 टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये है, तो एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा 2/5, तो हमें KMnO4 का निकालना है, तो कितना 2/5, और कितने में निकालना है, ऑक्जेलिक एसिड कितना गिवन है, इतना गिवन है, पूरा ही लिख देते हैं, आप ऐसे कन्फ्यूज होके देखो 5H2C2O4 से अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन कितना KMnO4 मिल रहा है, 2 KMnO4 मिल रहा है, तो एक H2C2O4 से कितना मिलेगा 2/5 KMnO4, ये मोल निकाल रहे हैं। और गिवन कितना है आपको, ये गिवन है ऑक्जेलिक एसिड के मोल, तो 0.01 मोल से कितना मिलेगा 2/5 × 0.01 मोल मिलेगा। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया है। अब जैसे ही मोल आ गया तो मास निकालोगे, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल तो आपने लिख लिया 2/5 × 0.01, और यहाँ पे वेट आपको मॉलिक्यूलर मास भी पता है KMnO4 का, वेट आपको नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास 158 हो जाएगा, तो वेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.632 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी सवाल अच्छे थे, सारे बेहतरीन सवाल है। अब ये बैलेंस इक्वेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो याद रख लो कैसे होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये वाला। अब देखो बोला रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ मतलब आयरन सेकेंड ऑक्सीडाइज बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर इक्विमोलर KMnO4 एंड K2Cr2O7 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ आयरन बोला है आयरन सेकेंड का ऑक्सीडाइज बाई इक्वल वॉल्यूम, मतलब KMnO4 से हो रहा है ऑक्सीडाइज और K2Cr2 से हो रहा है, तो इन दोनों के साथ बताओ रेशियो क्या हो जाएगा आयरन का। तो देखो सबसे पहले लिखो Fe2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है, सबसे पहले KMnO4 वाला लिखते हैं। तो Fe2 से कहाँ जाना चाहेगा Fe3+ में, ऑक्सीडाइज किससे हो रहा है KMnO4 से, है ना। तो हम केवल अनायनिक पार्ट लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा MnO4-। ठीक है, और यहाँ पे ये जब भी ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या हो जाएगा 2+ रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, सीधी सी बात है। ये +7 में और यहाँ पे +2 में रिडक्शन हो गया। अब देखो इनमें स्टॉक कैसे लिखोगे, n फैक्टर निकालो पहले। तो देखो यहाँ पे अगर n फैक्टर निकालोगे तो n फैक्टर आपको कितने का चेंज है 1, और आयरन है कितना 1 आ जाएगा। n फैक्टर आपको कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है यहाँ पे, आयरन Fe2+ से Fe3+ में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो n फैक्टर आ रहा है वो चेंज कितने का, 7 में से 5 2 और 1 तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास इसका जो n फैक्टर आ रहा है 5 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो ये अपने पास आयरन हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आयरन के मोल हमें 5 मिल गए। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन अपन लिखते हैं, ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। अब देखो दूसरा है Fe2+ से फिर से ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, तो Fe2+ से किस में जा रहा है
3+ में बस यहाँ पे इस बार कंडीशन क्या है, किसको हम लिए K2Cr2O7, मतलब हम अनायनिक पार्ट लिखते हैं Cr2O7 और यहाँ पे Cr3+ हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम देखो, यहाँ पे एन फैक्टर निकालोगे, एन फैक्टर इसका कितना आ जाएगा 1, और इसका एन फैक्टर निकालोगे तो इसका 6 आ जाएगा। चेंज आप निकाल के देख लो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आयरन कितना आ जा रहा है, आयरन अपने पास आ रहा है 6, ठीक है, क्रॉस, और यहाँ पे आ रहा है 1। तो अब मोल निकाल लो। तो आयरन के मोल एक बार किसके साथ, एक बार MnO4 के साथ, आयरन का एक बार MnO4 के साथ, ठीक है, प्लस में क्यों लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 समझो ये फर्स्ट, और आयरन एक बार इक्वेशन नंबर इसे सेकेंड समझो, Fe2 प्लस सेकेंड के साथ, तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब जेई से क्वेश्चन सारे शुरुआत कर देते हैं, जेई वाले। चलो, बोला 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water to prepare 450 ml of stock solution. What volume of this solution would require to prepare 500 ml of 0.1 solution? तो जब भी एसिड बेस की बात कर दिया, दो सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम वगैरह गिवन है, तो सीधे आप निकाला करो। ध्यान से देखो, सबसे पहले एक काम करो, आप मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूट NaOH है तो 5 अपॉन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, NaOH का मॉलिकुलर वेट 40 होता है, और वॉल्यूम 450 ml है, 450 है लेकिन हमें लीटर में चाहिए, तो ये 1000 से डिवाइड करिए तो मोलैरिटी अपने पास आ जाएगा, जो भी आएगा ये। अब देखो यहाँ पे हम लगा लेंगे M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2 हो जाएगा। तो M1 पहले केस में अब तो अपन ने निकाल लिया है 5/40 क्या सॉल्व भी कर लो उसे, तो ये 1/8 हो जाएगा, और ये कट्टम कुट्टम तो 1/8, और वहाँ पे 100 डिवाइड बाई 45। ठीक है, तो ये 4 दूना 8 और ये 25 हो जाएगा, और ये 5 50 25 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो 5/18, और वॉल्यूम आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम नहीं पता था। M2 आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे 0.1 नॉर्मल, दूसरे सॉल्यूशन के लिए 1, और वॉल्यूम भी आपको 500 ml दे रखा है। तो यहाँ पे V1 अपने पास आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये 180 हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सारे जेई वाले हैं, अच्छे जेई वाले। कलर चेंज कर लें थोड़ा, एक ही कलर से लिखते आ रहे हैं। बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.01 मोलर एक्वस BaOH ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पूछा है, तो दो सॉल्यूशन की जैसे ही बात कर रहा है ना। एक एसिड है HBr, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ बेस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फार्मूला यूज करो। तो नॉर्मलिटी वॉल्यूम, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो जो नॉर्मलिटी होता है वही मोलैरिटी होता है। तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 0.02, या मोलैरिटी बोलो, बात स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बात सेम होता है, और यहाँ पे 0.02 ये भी दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सही है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक अपन के दिमाग में दूसरा मेथड आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो आप, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, पहले ये समझते हैं। देखो BaOH ट्वाइस है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, तो बैलेंस फॉर्म में लिख लेते हैं 2HBr, यहाँ पे हो जाएगा BaBr2 और 2H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो, ये 1 मोल है तो ये किसके हैं, 2 मोल है अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम एक काम कर लेते हैं, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मोलैरिटी BaOH ट्वाइस के लिए कर रहे हैं 0.0, और ये कितना दे रखा है BaOH ट्वाइस के लिए 1, और ये वॉल्यूम भी दे रखा है 10, तो ये मोल आ जाएगा, मोल कितना हो जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। तो ये अगर 0.1 ले रहे हो तो कितना डबल हो जाना चाहिए, 0.2 हो जाना चाहिए। ये 1 था तो ये डबल था, तो ये 0.1 है, तो इसलिए अपने पास ये 0.2 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये 0.2 हो गया। तो अब ध्यान से देखो, जैसे ही अपने पास 0.2 हो गया, तो फिर से हमें पता है मोल बराबर क्या होता है, M/V होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, मोल बराबर हाँ M/V। तो ये मोल कितना है 0.2 है, और मोलैरिटी आपको दे रखा है HBr के केस में
कितना 0.02 और ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम यहाँ सॉल्व करेंगे 0.2 और ये सॉल्व करने पे 10 ml आंसर आ जाएगा। तो आंसर 10 ml हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो सेकेंड मेथड था उससे भी आ जाता, जो हमने ये फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड ये था कि N1 V1 = N2 V2। तो यहाँ पे N1 क्या लेते 0.02, V1 मान लो BA ट्वाइस के लिए कितना लेते, इतना। क्यों लेते, क्योंकि जब BA ट्वाइस को ब्रेक करते हो आप BaOH ट्वाइस को, तो ये 2OH माइनस देता है। तो यहाँ पे 0.01 था तो 2 × 0.01 हो जाता, तो इसलिए ये M आता है ना। और यहाँ पे आप देखते, हाँ तो ये 1 का तो HBr का तो दे ही रखा था, है ना, इतना। और ये मोलर वॉल्यूम दे रखा था 10, तो V1 आप निकाल लेते तो भी 10 ml आता। तो ये सेकेंड मेथड था और ये फर्स्ट मेथड था। ठीक है, तो मेन आपको यही क्लू जानना था, BH ट्वाइस को ब्रेक करना था और कॉन्सेंट्रेशन को देखना था। तो ये 10 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये सवाल बोला है, द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो KMnO4 की रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड से होता है Ki, और वो भी एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है, KMn2+ में जाएगा और ये I2 में जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस मैग्नीज +7 में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो रहा है। वैसे भी एसिडिक मीडियम की बात कर दिया तो आप बैन याद रख लो, बैन जो बताया था 153, 5 लगा के आंसर आगे बढ़ चलो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है द न्यूट्रलाइजेशन ऑकर्स व्हेन 10 ml 0. एसिड। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एसिड है और ये दे रखा है 0.1 और 10 ml। ठीक है, बेस है, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सॉल्ट अपने पास है 0.05 और ये क्या हो जाएगा 30 ml। ठीक है, तो इज अलाउड टू रिएक्ट 30 ml ऑफ MOH ट्वाइस द बेसिसिटी ऑफ द एसिड A इज। तो देखो इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट पे एसिड इस एसिड के इक्विवेलेंट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे बेस के इक्विवेलेंट से, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो एसिड के केस में आपको मोलैरिटी दे रखा है, तो इसे लिख लो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N, और बेस के केस में भी लिख लो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N। ठीक है, तो मोलैरिटी आपको है 0.1 और वॉल्यूम 10 है और यहाँ पे N अपन को नहीं पता था, यहाँ पे निकालोगे क्या हो जाएगा। अच्छा N क्या है, N फैक्टर है। ठीक है, एक है ना, N फैक्टर है, मोलैरिटी N फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे लिखोगे आप तो इसका 30 और ये 0.05 मोलैरिटी, और यहाँ पे N फैक्टर बेस है, BMOH ट्वाइस। एसिड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, है ना, N फैक्टर। और बेस के बारे में MOH ट्वाइस मतलब 2OH माइनस रिलीज करेगा, तो N फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2। तो N फैक्टर एसिड के लिए आप निकाल लोगे, आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था, बढ़िया सवाल था ये भी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। 3MnO4 2 - 4H+ और क्या दे रहा है 2MnO4-। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो, एक का ही रिडक्शन हो। तो यहाँ पे ये है +6 और ये है +7। ठीक है, और ये है यहाँ पे +4। तो यहाँ पे +6 से +7 ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीज का, और इधर से इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बस। नेक्स्ट 0.01 मोलर KMnO4 solution was added to 20 ml of इतना मोहर salt solution through a burette. The initial resulting reading of a 50 ml burette is 0. The volume of KMnO4 left in the burette after point. तो ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे नंबर ऑफ आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ वही काम है, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा क्या था मोहर सॉल्ट, तो मोहर सॉल्ट लिख देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको फार्मूला लिख लो, मोलैरिटी अगर गिवन है तो ये
एन फैक्टर ऑफ KMnO4 और यहाँ पे m इंटू एन फैक्टर ऑफ मोहर सॉल्ट MS हमने लिख दिया है। तो ये दे रखा है 0.01 इंटू 20 और एन फैक्टर 5 एसिडिक मीडियम में KMnO4 का, यह 0.05 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। मोहर सॉल्ट में आयरन का मोहर सॉल्ट में Fe2+ में होता है, ये जाएगा किस में, Fe3+ में। तो चेंज एक का ही है और एक ही आयरन है, तो ये एन फैक्टर 1 हो जाता है। तो अपने पास वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 ml। ठीक है, वॉल्यूम अपने पास 20 ml आ जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है, ये रिक्वायर्ड 20 ml है। और इनिशियल वॉल्यूम आपको कितना गिवन है ब्यूरेट का, सिंस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इन ब्यूरेट इस 50 ml दे रखा है। तो हैंस वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा, हैंस वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लेफ्ट कितना लेफ्ट हो जाएगा, तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 30 ml हो गया। सिंपल आंसर 30 हो जाएगा आंसर। सिंपल है सवाल एकदम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बोला है 20 ml ऑफ 0 पॉइंट इतना Cr2O7 मतलब K2Cr2O7 गलत लिख दिया थोड़ा, इज यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ आयरन इन एसिडिक मीडियम। तो द मोलैरिटी ऑफ Fe2। ठीक है भाई, तो जैसे ही ऐसे बात करें तो आप इक्विवेलेंट ऑफ, जब भी टाइट्रेशन वगैरह की बात हो, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस या इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर K2Cr2O7 का, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर आयरन का। तो यहाँ पे इसका है 0.02, वॉल्यूम है 20 और एन फैक्टर K2Cr2O7 का अभी तक तो बहुत बार निकाला 6 आता है। और यहाँ पे मोलैरिटी पूछा था, वॉल्यूम 10 ml दे रखा था, एन फैक्टर Fe2 से Fe3 में जाएगा तो एन फैक्टर 1 आ जाएगा, Fe2 से Fe3 में जाएगा ऑक्सीडेशन में, तो एन फैक्टर कितना हो जाता है 1। तो यहाँ पे अपने पास जो मोलैरिटी आ जाएगा ये आ जाएगा 24 इंटू 10⁻², ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, अ कंपाउंड X इज अ वीक एसिड and its exhibit color change at pH close to the equivalence point during neutralization of NaOH with acetic acid. Compound X exists in ionized form in basic medium. The compound X is, तो बेसिक मीडियम में देखो भाई मैं आपको बता दूं, फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर होता है, फिनोफ्थलीन बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, क्या होता है, इज वीक एसिड और गिव पिंक कलर, पिंक नहीं वायलेट, मतलब हल्का है ना, गिव कलर इन बेसिक मीडियम, बात खत्म, यही होता है। तो फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम के साथ कलर देता है भाई, ऑप्शन सी, खत्म। द कंपाउंड दैट कैन नॉट बोथ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं, H3PO4 है, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस है। ठीक है, तो फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, तो कितना आ जाएगा, 3 + x 8 = 0, x बराबर +5। तो फॉस्फोरस का ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। अब एक बात बता दो, यहाँ पे हमने लिखा फॉस्फोरस और यहाँ पे लिखा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और यहाँ पे मिनिमम लिख दिया, जो भी होता है। ठीक, और मैक्सिमम मिनिमम याद करना है तो याद रख लो, ये सब का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये मिनिमम है। फॉस्फोरस का 5 होता है, मिनिमम -3 होता है। ठीक है, तो ये सब का याद रखो। तो एक बात बताओ, अगर फॉस्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +5, तो ये केवल +5 से डिक्रीज हो सकता है, आगे जा सकता है क्या, आगे तो जा नहीं सकता, मतलब ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, इसका केवल रिडक्शन पॉसिबल है। तो ये क्या भाई, केवल एक ऐसा काम करेगा, अगर रिडक्शन पॉसिबल है तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का नहीं। तो अगर जो ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो वही होते हैं भाई
दोनों काम वो दोनों काम कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन अगर HNO2 का देखोगे, HNO2 का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालो, ये एक x और ये 4 0, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस और +3 आ जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो होता है, नाइट्रोजन का होता है +5 मैक्सिमम होता है, -3 मिनिमम, और आ क्या रहा है, +3 आ रहा है। तो ये ऊपर भी जा सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है इसका, नीचे भी आ सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। तो ये दोनों काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो बाकी आप चेक कर लेना। चलो देखते हैं नेक्स्ट अपने पास है ये। तो ऑक्सीडेशन नंबर बताना है K2O, सुपर ऑक्साइड होता है। तो पोटेशियम का 2x - 2 ऑक्सीजन का होता है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +1। K2O2 पर ऑक्साइड होता है, तो ये 2x और ये क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड ऐसे होता है O2 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, और ये अपने पास हो जाएगा +1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये भी अपने पास +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये पोटेशियम तो आपके पास 2K+ भी होगा यहाँ पे, तो इसलिए +1 ही आएगा, यहाँ पर भी +1 ही आएगा, और KO2 में भी यहाँ पर भी आपके पास +1 ही आएगा, फार्मूला से भी आप निकालो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो वो देखो, एक चीज़ याद रखो, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर काम करेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखो मैं PbS से शुरुआत कर रहा हूँ, बाकी आप चेक करना। 4H2O2 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, PbSO4, और ये 4H2O है। तो देखो जिसका रिडक्शन हो रहा है, बाकी दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सल्फ़र -2 में है, सल्फ़र -2 में होता है, और ये +2 में है, और यहाँ पे सर निकालोगे तो सल्फ़र कितने में, +6। तो इसका क्या हो रहा है, -2 से ये +6 में जा रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो सीधी सी बात है, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन हो जाएगा इसलिए कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। बात ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी भी आप चेक करके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब इसमें बोला है सेम क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, मतलब खुद उसका रिडक्शन होना चाहिए और सामने वाले का ऑक्सीडेशन। तो चेक करते हैं, देखो मान लो 2HI अपन ने ले लिया, और यहाँ पे H2SO4 है। देखो हम आपको इसी में समझा देते हैं, एक एक ऑप्शन तो आप खुद से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सल्फ़र यहाँ पे कितने में है, +6 में, और यहाँ पे +4 में है। तो ये इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, और इसका रिडक्शन हो रहा है तो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात खत्म। चाहे आप दूसरे वाले का चेक कर लो, यहाँ पे ये -1 है, ये 0 है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो ऐसे आप देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रिएक्शन इज़ नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जिंक 0 में है और जिंक +2 में है, यहाँ पे कॉपर +2 में, यहाँ 0 में, तो ये रेडॉक्स है, ये भी रेडॉक्स है, ये भी रेडॉक्स है। यहाँ पे देखो अगर बेरियम में ये +2 है और ये +2 में है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। ये -1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये +1 है, सोडियम कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा, तो यही रेडॉक्स नहीं है, ठीक है। तो ये सरल सवाल था, तो लिख देता हूँ यहाँ पे BaCl2 Na2SO4। और ये PDF वगैरह आपको चाहिए तो आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, क्या पता PDF का साइट बन गया हो तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ले सकते हो। ये +1 है और ये +2 +1 -1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नीट 2023 के भी सवाल थोड़े दर्शन कर लेते हैं अपन। बोला है ऑन बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन द कोफिशिएंट ऑफ ABCD। तो मैं तो कहूँगा ये वाले क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कुछ ना समझ आए ना,
आप सारे ऑप्शन को चेक पुट करो और उससे एलिमिनेट करो। एसडी बेसिक मीडियम में जाओगे वो लास्ट ऑप्शन रखना, जब कुछ नहीं बचा तब टाइम बचेगा ना। नीट में आप एग्ज़ाम देते हो तो थोड़ा टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो टाइम आप संभालो थोड़ा सा, क्योंकि एक हमने एसडी बेसिक मीडियम में करके बता दिया, बाकी आप रेडॉक्स का देख लो, हमने पूरा 1 शॉट कराया। तो इसमें अगर ए की वैल्यू 1 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 8 पुट करोगे तो दोनों ये बैलेंस है दोनों साइड, ठीक है। तो आप मैं कहूँगा ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ठीक है, एलिमिनेट विथ ऑप्शन से भी अगर नहीं कर पाते हो तो एन फैक्टर मेथड जाओ, एन फैक्टर से आप सॉल्व कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CrO5, तो कभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बोलता है तो आप उससे निकालो, हमेशा स्ट्रक्चर से निकालते हो तो सही आता है, नहीं तो एवरेज ही निकालोगे और वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 बॉन्ड है तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये -1 +1 -1 +1 और -1 +1 और -1 +1, ये कितना आ जाएगा 3 और 3 6 +6 आ जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये तो सरल था। और एक ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड होता है, वो भी याद रख लो। द ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ फॉस्फोरस PO4 3- में, चलो PO4 3-, इसका मान लोगे x और ये हो जाएगा -8 और ये -3। -8 कैसे हुआ, -2 से 4 में मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। और S4O2- में इसमें मान लो x -8 -2 x बराबर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। +5 +6 एक में ही, हम बाकी लगा के आगे बढ़ चलो। Cr2O7 2- इसको भी निकाल लो, 2x हो जाएगा और 14 - 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 ही आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो देखो भाई, जो ब्रोमीन है H2O और Br2, पहले लिख लूँ HOBr और यहाँ पे HBr है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसको देखें, तो ब्रोमीन यहाँ पे 0 में है और यहाँ पे कितने में है, ये +1 में है और यहाँ पे -1 में है। तो ब्रोमीन दोनों काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। सरल सवाल है। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखो CO2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये कितना हो जाएगा +4, ठीक है। तो +4, तो कार्बन का मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है पहले देख। तो कार्बन का होता है मैक्सिमम +4 होता है, मिनिमम -4 होता है, और गिवन कितना है +4 गिवन है। तो ये इसका केवल क्या हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन हो जाएगा तो कैसा काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कभी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, बात खत्म। लास्ट सवाल है, बोला है विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो देखो यहाँ, तो निकिल यहाँ पे आप इसको लिख देते हैं पूरा 14H+, और निकिल को ही लिखते हैं हम, पूरा क्यों ही लिखे, यहाँ से देखो निकिल है 0 में, जा किस में रहा है Ni2+ में, हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैसा काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, बात खत्म। ऑप्शन डी करेक्ट। तो आई होप इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, मिलते हैं, ठीक है। आई होप इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।